गुणक के अंतर्गत हमने पिछले 2 वीडियो में गुणक किसे कहते हैं और गुणक किस प्रकार से कार्य करता है और गुणक के विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन किया। अब है गुणक के रिसाव अथवा सरण तथा गुणक को प्रभावित करने वाले तत्व। गुणक में रिसाव होने से आय में वृद्धि की गति धीमी हो जाती है। गुणक के रिसाव को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व है उनका हम अध्ययन करेंगे। पहला है बचतों में वृद्धि। अर्थव्यवस्था में बचतों की सीमांत प्रवृत्ति एमपीएस जितनी अधिक होगी गुणक का मूल्य उतना ही कम होगा और आय में वृद्धि भी कम होगी, और इसका विपरीत भी सत्य है, क्योंकि K=1/MPS होता है। और हमने पिछली वीडियो में देखा था कि गुणक और एमपीएस में विपरीत संबंध पाया जाता है। एमपीएस जितना ज़्यादा होगा गुणक का मूल्य उतना ही कम होगा। दूसरा है प्रबल तरलता पसंदगी। अर्थव्यवस्था में लोगों में तरलता पसंदगी की प्रवृत्ति जितनी प्रबल होगी उतना ही गुणक का रिसाव भी अधिक होगा। विशुद्ध आयात में वृद्धि। देश में बढ़ती हुई आय का अधिक भाग आयातों पर अगर व्यय कर दिया जाए तो इससे आय घटती है, जिससे गुणक का मूल्य भी कम होता है। फिर है माल की अतिरिक्त स्टॉक वृद्धि। जब उत्पादक अपनी बढ़ी हुई आय का अधिकाधिक भाग माल के स्टॉक में वृद्धि पर व्यय करते हैं तो उपभोग व्यय कम होता है, जिससे गुणक प्रक्रिया में बाधा आती है। फिर है कीमत स्फीति। जब अर्थव्यवस्था में कीमतें बढ़ती है तो उपभोग वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, जिससे बढ़े हुए उपभोग व्यय के बावजूद वास्तविक उपभोग की मात्रा घट जाती है। इस प्रकार कीमत स्फीति बढ़ी हुई आय को ऊंची कीमतों में गुणक प्रभाव को घटाकर उसमें रिसाव कर देती है। फिर है बैंकों में निष्क्रिय बैंक जमाओं में वृद्धि। देश में बैंकिंग संस्थाओं द्वारा प्राप्त जमाओं का जितना भाग निष्क्रिय निक्षेपों के रूप में रहेगा उतना ही गुणक रिसाव अधिक होने से आय में वृद्धि भी कम होगी। फिर है ऋण विलोपन। देश में बढ़ी हुई आय का जितना भाग उपभोग पर व्यय होने की बजाय बैंकों के ऋण चुकाने के काम आएगा तो गुणक का मूल्य उतना ही कम होगा और आय में कमी भी उतनी ही होगी। फिर है करारोपण। करों में वृद्धि से बढ़ी हुई आय का जो भाग सरकार के पास चला जाता है तो उससे उपभोग व्यय में कमी हो जाती है, क्योंकि कर लगाने से क्या होगा, सरकार के पास में पैसा पहुंच जाएगा, जनता के पास में पैसा कम रहेगा, जिससे उनकी जो उपभोग व्यय की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी और इसके कम होने से गुणक में भी कमी हो जाएगी। सरकारी दोषपूर्ण नीतियां। जब सरकार की नीतियां उपभोग और निवेश को हतोत्साहित करे, कीमतों में वृद्धि हो, करारोपण बढ़े, तो इन सभी से गुणक में रिसाव उत्पन्न होता है और आय में कमी हो जाती है। फिर है अतिरिक्त क्षमता का अभाव। जब उद्योग में बढ़ी हुई मांग की पूर्ति के लिए अतिरिक्त क्षमता विद्यमान न हो तो यह गुणक प्रभाव में लीकेज करेगी। फिर है उपभोग वस्तुओं की उपलब्धता। जब गुणक प्रक्रिया के कारण आय में वृद्धि होती है लेकिन देश में पर्याप्त मात्रा में वस्तुएं सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं तो गुणक में रिसाव उत्पन्न होगा। देश में रोजगार की अवस्था। जब देश में
उत्पादन के साधनों में बेरोजगारी अवस्था होती है तो निवेश बढ़ाने पर उत्पादन, आय तथा उपभोग में तीव्र गति से वृद्धि गुणक प्रक्रिया को बढ़ाती है, और इसका उल्टा भी सत्य है। अगला है आय और व्यय में समय अंतराल। आय की जो प्राप्ति है और व्यय करने की अवधि में जितना समय का अंतराल कम होगा, गुणक की मात्रा उतनी ही अधिक होगी, और अगर समय अंतराल ज़्यादा है तो गुणक की मात्रा भी कम होगी। अब है गुणक की अवधारणा की आलोचनाएं। पहला है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति स्थिर नहीं रहती है। गुणक का अनुमान लगाते समय एमपीसी को स्थिर मान लिया गया है, लेकिन यह स्थिर नहीं रहती और आय के साथ यह भी बदलती रहती है। दूसरी आलोचना है विनियोग और आय में निश्चित संबंध नहीं है। फिर है इस सिद्धांत में उपभोग पर अत्यधिक बल दिया गया है। फिर है विनियोग पर उपभोग के प्रभावों की उपेक्षा। यह इस बात की व्याख्या नहीं करता है कि उपभोग में परिवर्तन के फलस्वरूप विनियोग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित एक पक्षीय सिद्धांत है। इस सिद्धांत में उपभोग के निवेश पर पड़ने वाले प्रभावों की उपेक्षा की गई है, इसलिए ये एक पक्षीय सिद्धांत है। स्थैतिक विश्लेषण। केन्स ने गुणक सिद्धांत का प्रतिपादन स्थिर अवस्था में किया, जबकि आधुनिक युग में स्थैतिक विश्लेषण अपूर्ण एवं अपर्याप्त है। अपूर्ण सिद्धांत, यह सिद्धांत केवल यह बताता है कि स्वायत्त निवेश में वृद्धि से आय में कई गुना वृद्धि होगी, लेकिन यह नहीं बताता कि आय में वृद्धि क्यों होगी। तो ये विभिन्न आलोचनाएं विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा की गई है। इतनी आलोचनाओं के बावजूद भी केन्स का गुणक सिद्धांत आर्थिक विश्लेषण की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। गुणक की अवधारणा का महत्व। यद्यपि गुणक सिद्धांत की कई अर्थशास्त्रियों ने इसकी आलोचना की है, लेकिन फिर भी इसकी अवधारणा का व्यवहारिक समस्याओं के समाधान में भूमिका है। पहला है पूर्ण रोजगार के लिए। प्रारंभिक निवेश से आय और रोजगार में वृद्धि होती है। यदि इस वृद्धि में पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं होता है तो गुणक को कार्यशील करके पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त की जाती है। हिनाद प्रबंधन के क्षेत्र में गुणक प्रक्रिया से ही अर्थव्यवस्था में उत्पादन, रोजगार तथा आय में वृद्धि के द्वारा आर्थिक विकास होता है। फिर है आर्थिक नीति निर्माण का एक महत्वपूर्ण उपकरण, क्योंकि गुणक सिद्धांत जो है वो सरकार के हस्तक्षेप को बताता है। फिर है व्यापार चक्र नियंत्रित करने के लिए। गुणक का सिद्धांत व्यापार चक्र की विभिन्न अवस्थाओं की भी व्याख्या करता है। यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार की स्थिति है, मुद्रा प्रसार का मतलब हो गया मुद्रास्फीति की स्थिति है या कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तो विनियोग घटाकर गुणक के माध्यम से आय में कमी करके उसको नियंत्रित किया जा सकता है। और अगर मंदी की स्थिति है तो विनियोग बढ़ाकर गुणक के माध्यम से आय में वृद्धि करके उसको नियंत्रित किया जा सकता है। फिर है आर्थिक स्थिरता की नीति। केन्स के गुणक सिद्धांत ने ही विकसित देशों में आर्थिक स्थिरता की नीतियों का निर्माण किया है। विनियोग के क्षेत्र में गुणक का सिद्धांत आय व रोजगार के क्षेत्र में निवेश के महत्व को इंगित करता है। केन्स के अनुसार अल्पकाल में उपभोग क्रिया लगभग स्थिर रहती है। आय तथा रोजगार में होने वाले परिवर्तनों को निवेश की मात्रा में परिवर्तन करके ठीक किया जा सकता है। बचत और विनियोग में समानता। गुणक के माध्यम से बचत और निवेश में समानता स्थापित की जा सकती है।
अगर इन दोनों में असमानता है तो निवेश में वृद्धि से गुणक की प्रक्रिया के माध्यम से आय में वृद्धि होती है और आय में वृद्धि से बचत में वृद्धि होती है, जिससे दोनों में समानता स्थापित